संवाददाता न्यूज़ नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 16 जुलाई है और आप देख रहे हैं हमारा प्रातःकालीन प्रसारण। नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली में आज कई अहम घटनाएं सुर्खियों में हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची संशोधन की अंतिम तिथि 8 अगस्त तक बढ़ा दी है और अंतिम सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित होगी। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन उपवास 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद सत्र के पहले दिल्ली में रणनीतिक बैठक बुलाई है। वहीं पंजाब कांग्रेस नेताओं को भी दिल्ली तलब किया गया है। दिल्ली कैबिनेट ने समयबद्ध नागरिक सेवाओं का नया कानून पास किया है, जिसमें देरी पर अधिकारियों पर जुर्माना लगेगा। एम्स में डॉक्टरों ने दुर्लभ शल्यक्रिया कर 4 माह के बच्चे के दोनों फेफड़े बचाए। मुंबई व्यापार जगत में कल भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के लागू होने से बड़ा बदलाव आया है। इस समझौते के तहत मुंबई से ब्रिटेन को जाने वाले वस्त्र, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न जवाहरात और फार्मा निर्यात अब शुल्क मुक्त हो गए हैं। इससे ज्वेलरी और टेक्सटाइल उद्योग को विशेष लाभ मिलेगा। वहीं ब्रिटिश कारों, विस्की, कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारत में शुल्क घटने से उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर वस्तुएं मिलेंगी। इस समझौते से मुंबई के निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में नई पहुंच मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गुजरात में शिपिंग क्षेत्र में 2 अहम परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। बडिनार में 1570 करोड़ की लागत से शिप रिपेयर सुविधा स्थापित होगी, जिसमें 650 मीटर लंबा जेटी और 2 फ्लोटिंग ड्राई डॉक शामिल होंगे। यह सुविधा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी द्वारा विकसित की जाएगी और 300 मीटर तक लंबे जहाजों की मरम्मत संभव होगी। साथ ही पोरबंदर में 2000 एकड़ में ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित होगा, जिसकी वार्षिक क्षमता 1.2 से 1.5 मिलियन ग्रॉस टन भार होगी। इन परियोजनाओं से गुजरात भारत का प्रमुख जहाज निर्माण और मरम्मत केंद्र बन जाएगा। बेंगलुरु स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एमर्जेंट ने कल $130 मिलियन की सीरीज सी फंडिंग जुटाकर $1.5 बिलियन वैल्यूएशन पर यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया। यह कंपनी छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को प्राकृतिक भाषा प्रॉम्प्ट्स के जरिए सॉफ्टवेयर बनाने की सुविधा देती है। एमर्जेंट की स्थापना 2024 में मुकुंद झा और माधव झा ने की थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु तथा सैन फ्रांसिस्को में है। कंपनी ने अब तक कुल $230 मिलियन जुटाए हैं और 12 मिलियन से अधिक एप्लीकेशन इसके प्लेटफॉर्म पर बनाए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश में स्टील उद्योग को लेकर कल 2 बड़े निवेश सामने आए। जेएसडब्ल्यू ने कडप्पा जिले में 16,350 करोड़ रुपए की लागत से रायलसीमा स्टील प्लांट का निर्माण शुरू किया है, जो स्क्रैप आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। इस प्लांट की क्षमता 2 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी और इससे लगभग 2,700 प्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। वहीं विजयनगरम जिले में बेरी अलॉयज ने 1,200 करोड़ रुपए का निवेश कर मैंगनीज और स्टील कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की घोषणा की है। इन परियोजनाओं से आंध्र प्रदेश भारत का उभरता हुआ स्टील उत्पादन केंद्र बनेगा। ओडिशा में कल कृषि उद्योग से जुड़ी कई अहम घटनाएं हुई। राज्य कैबिनेट ने कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2,496 करोड़ रुपए की सब्सिडी योजना को 2031 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस योजना से अगले 5 वर्षों में लगभग 8,500 नई परियोजनाएं स्थापित होंगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही नया कृषि विपणन कानून पारित किया, जो ई ट्रेडिंग और निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगा। मौसम विभाग ने राज्य में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की है, जिससे खरीफ फसलों की रोपाई तेज हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल बंगाल के मालदा में क्लीन प्लांट प्रोग्राम लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत उच्च गुणवत्ता वाले फल पौधे तैयार किए जाएंगे। यह कार्यक्रम राज्य को पूर्वी भारत का सीड हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मालदा में नए कृषि प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतर उत्पादन साधन मिलेंगे। इन पहलों से स्थानीय किसानों की आय और रोजगार पर असर पड़ेगा। रांची में लगातार बारिश से खरीफ फसलों की बुआई तेज हो गई है। धान, मक्का और सोयाबीन की रोपाई में किसानों को पर्याप्त नमी मिल रही है, जिससे उत्पादन की संभावना बेहतर हुई है। कृषि विभाग ने बताया कि इस बार धान की बुआई का लक्ष्य 3.5 लाख हेक्टेयर रखा गया है और अब तक लगभग 60% क्षेत्र में रोपाई पूरी हो चुकी है।
साथ ही सरकार ने किसानों को बीज और खाद वितरण तेज करने का निर्देश दिया है ताकि मौसम का पूरा लाभ उठाया जा सके। प्रतापगढ़ में कुंडा क्षेत्र में एक अधिवक्ता के मकान पर प्रशासन ने जेसीबी चलवाया, जिसके विरोध में वकीलों ने धरना दिया और न्यायालय परिसर में प्रदर्शन किया। वकीलों ने इसे पेशेवर अधिकारों का उल्लंघन बताया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बाद में एसडीएम ने आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। अधिवक्ता समुदाय ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में ऐसे कदम दोहराए गए तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। बलिया जिले में सरयू और घाघरा नदियों के कटान से कई गांव प्रभावित हुए हैं। भूतपुरवा और चाई छपरा जैसे इलाकों में जमीन नदी में समा रही है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। हल्दी थाना क्षेत्र में बिजली गिरने से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे 3 युवक झुलस गए, जिनमें एक को वाराणसी रेफर किया गया। इस्कॉन द्वारा बलिया में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई है और 17 से 23 जुलाई तक मेला आयोजित होगा। गोरखपुर कैंट से उनौला तक डबल रेल लाइन का काम पूरा हो गया है और 19 से 21 जुलाई तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। गोरखपुर से वाल्मीकि नगर तक दोहरीकरण परियोजना 5 चरणों में पूरी होगी, जिसकी लागत 1120.66 करोड़ है। दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय ने 45 कोर्सों में डायरेक्ट एडमिशन के लिए पोर्टल खोला है और छात्रों को 17 जुलाई तक आवेदन का अवसर दिया गया है। जिला अस्पताल में जल्द ही सस्ती कैंटीन शुरू होगी, जिससे तीमारदारों को राहत मिलेगी। उज्जैन के रामघाट में शिप्रा नदी के उफान से कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं और श्रद्धालुओं को दर्शन में कठिनाई हो रही है। लगातार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण घाट पर बने छोटे मंदिर और दुकानों में पानी भर गया। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की और श्रद्धालुओं को सावधानी बरतने की अपील की। गुप्त नवरात्र के चलते रामघाट पर तांत्रिकों और साधकों का जमावड़ा भी देखा गया। इस बीच सांपों के निकलने की घटनाएं बढ़ गई हैं और रोजाना 4 से 5 रेस्क्यू कॉल दर्ज हो रहे हैं, जिससे भय का माहौल है। वाराणसी में गंगा वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। 6 लेन का यह कॉरिडोर शहर के यातायात को सुगम बनाएगा और प्रदूषण भी कम करेगा। परियोजना के पूरा होने पर रामनगर क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा और पर्यटन तथा व्यापारिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। वाराणसी फूल मंडी में गेंदा, गुलाब और चमेली की मांग तेज रही। गेंदा की कीमत 160 रुपये प्रति किलो, गुलाब 210 रुपये प्रति किलो और चमेली 190 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई। रथ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों के कारण फूलों की खपत बढ़ी है, जिससे दरों में उछाल देखा जा रहा है। कार्नेशन, ऑर्किड और एंथोरियम जैसे प्रीमियम फूल भी ऊंचे दामों पर बिक रहे हैं। कल स्टील मिनिस्टर ने एलॉय स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट के विलय को मंजूरी दे दी, जिससे लंबे समय से अटकी परियोजना को गति मिली। एलॉय स्टील प्लांट के पास लगभग 700 एकड़ अन्य उपयोगी भूमि है, जिसे अब दुर्गापुर स्टील प्लांट के विस्तार में इस्तेमाल किया जाएगा। डीएसपी की उत्पादन क्षमता 2030 तक 4.08 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। विलय से एएसपी को अस्तित्व बचाने का अवसर मिलेगा और दुर्गापुर क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन में नई खबरों के साथ। धन्यवाद।